So welcome all of you. Today in this video we are discussing about the new topic which is irritable bowel syndrome IBS। दोस्तों इस वीडियो में हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज ए कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। यानी जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो एक क्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो अफेक्ट करता है हमारे स्टमक को और हमारी इंटेस्टाइन को, स्पेशली द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको ये स्पेशली अफेक्ट करता है। आपको पता होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर 2 इंटेस्टाइन होती हैं। फर्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकंड वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इट कॉजेज सिम्टम लाइक एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। इसके सिम्टम क्या क्या हैं? सबसे पहला है एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग यानी पेट का फूलना, गैस बनना, डायरिया होना यानी दस्त लगना और कॉन्स्टिपेशन यानी ये इसके क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं। IBS इज़ ए लॉन्ग टर्म कंडीशन। यानी जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है वो एक लंबे समय तक होने वाली बीमारी है या फिर डिसऑर्डर है या कहें तो एक कंडीशन है। बट इट डज़ नॉट परमानेंटली डैमेज द इंटेस्टाइन। लेकिन दोस्तों ये बहुत लंबे समय रहने के बाद भी क्या नहीं करता, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं उनको परमानेंटली डैमेज नहीं करता। बेशक से ये बहुत लंबे समय तक बरकरार रहता है लेकिन फिर भी ये हमारे जो इंटेस्टाइन होती हैं उनको परमानेंटली डैमेज नहीं करता। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैकग्राउंड। चलिए अब देखते हैं IBS के बैकग्राउंड को। IBS हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर मैनी ईयर एज ए फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर। यानी बहुत सालों तक IBS को क्या माना जाता था, एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर माना जाता था। दिस मीन द डाइजेस्टिव सिस्टम लुक्स नॉर्मल इन टेस्ट। कहने का मतलब ये है कि जब हम टेस्ट कराते थे तो क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है या कैसा लगता है, नॉर्मल लगता है टेस्ट में। बट इट डज़ नॉट फंक्शन प्रॉपरली। बट क्या नहीं करता, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता। मिलियंस ऑफ पीपल्स वर्ल्ड वाइड सफ़र फ्रॉम IBS। यानी लाखों लोग IBS से क्या कर रहे हैं, दुनिया में सफ़र कर रहे हैं। एंड इट इज़ मोर कॉमन इन वीमन एंड यंग अडल्ट। ये सबसे ज़्यादा कॉमन किन लोगों में देखने को मिलता है, महिलाओं में और यंग अडल्ट में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट हैपन इन IBS। यानी जब IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है तो क्या होता है। इन IBS द इंटेस्टाइन्स बिकम ओवरली सेंसिटिव। यानी जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द गट बिकम एबनॉर्मल। और जो हमारा फूड का मूवमेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे गट सिस्टम में, वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। समटाइम फूड मूव्स टू फास्ट। यानी कभी तो हमारा जो फूड होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है, जिससे क्या हो जाता है, कॉजिंग डायरिया। यानी जो कि डायरिया कॉज करता है। अदर टाइम इट मूव टू स्लोली। और दूसरी तरफ ये बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूव करता है। कहने का मतलब ये है कि जब IBS हो जाता है किसी भी पेशेंट्स को या किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को, तो इसके अंदर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, उसका जो फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, मेनली इंटेस्टाइन का। कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करता है, क्या, हमारा जो फूड होता है, और कभी बहुत ज़्यादा स्लो मूव करता है क्योंकि इसके जो फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेगा तो ये डायरिया कॉज करता है, और अगर बहुत ज़्यादा स्लो मूव करेगा तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। चलिए अब देखते हैं कॉजेज़ ऑफ IBS को। यानी IBS के जो कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ IBS इज़ नॉट फुल्ली नोन। यानी जो एग्जैक्ट रीज़न है, जो एग्जैक्ट कॉज है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, वो फुल्ली नोन नहीं है।
बट सेवरल फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट, लेकिन कुछ ऐसे सेवरल फैक्टर हैं जो इसको कॉज करने में हेल्प करते हैं, जिनमें सबसे पहला है एबनॉर्मल इंटेस्टिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो हमारा इंटेस्टिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उनका जो फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब हमारी जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर मसल्स होती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, तभी हमारा जो फूड होता है वो आगे की तरफ ट्रैवल करता है। अगर ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है अगर ये एबनॉर्मल हो जाता है तो क्या होता है, IBS कॉज करने का एक कारण बन जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी, यानी जो तनाव और चिंता होती है वो भी एक IBS का क्या होती है, कारण हो सकती है। दूसरा है दोस्तों गट इन्फेक्शन, यानी कभी कभी हमारे जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, वो भी क्या कर सकती हैं, IBS को कॉज कर सकती हैं। द नेक्स्ट वन इज फूड इंटॉलरेंस, यानी बहुत से ऐसे भोजन होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं वो उनको झेल नहीं पाती, या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ऐसे कौन से फूड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ही ज़्यादा मतलब जिनके अंदर मसाले बहुत ही ज़्यादा हों, तो ऐसे फूड क्या करते हैं, IBS को कॉज करने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट वन है चेंजेस इन गट बैक्टीरिया, यानी जो आंतों के बैक्टीरिया होते हैं अगर उनमें बदलाव हो जाता है तो भी क्या हो जाता है, हमारा जो इंटेस्टिनल जो फंक्शन होता है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट वन है म्यूकस इन स्टूल। नेक्स्ट है सेंसिटिव नर्व इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसकी जो नर्व्स होती हैं उनका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। नेक्स्ट है सेंसिटिव नर्व इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसकी जो नर्व्स होती हैं उनका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना भी IBS कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस, यानी अगर शरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं स्पेशली इन फीमेल्स तो भी IBS कॉज हो सकता है, यानी ये एक कारण हो सकता है IBS कॉज करने का। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं IBS के रिस्क फैक्टर्स की। सर्टेन फैक्टर इंक्रीज द चांसेस ऑफ डेवलपिंग IBS, यानी बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो IBS कॉज करने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री ऑफ IBS, यदि किसी के फैमिली में IBS की फैमिली हिस्ट्री है, यानी अगर किसी के माता पिता को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो हो सकता है कि उसके बच्चे को भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम देखने को मिले फ्यूचर में। दूसरा है रिस्क फैक्टर मेंटल स्ट्रेस, यानी अगर कोई भी पेशेंट अगर मेंटल स्ट्रेस में है तो भी ये एक रिस्क फैक्टर होता है IBS का। नेक्स्ट है दोस्तों एनेक्सिटी और डिप्रेशन, यानी तनाव और जो चिंता होती है वो भी क्या करती है, IBS का एक रिस्क फैक्टर मानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों फीमेल जेंडर, यानी जो IBS होता है स्पेशली सबसे ज़्यादा वो फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों यंग एज, यानी जो यंग अडल्ट होते हैं उनमें भी IBS होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और नेक्स्ट है प्रीवियस स्टमक इन्फेक्शन, यानी अगर किसी पेशेंट को या किसी मेल या फीमेल को अगर स्टमक इन्फेक्शन हुआ है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है IBS का। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कॉमन सिम्टम्स की, यानी IBS के कौन कौन से कॉमन सिम्टम होते हैं जो देखने को मिलते हैं अगर किसी पर्सन को IBS हो जाता है तो। सिम्टम्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी जो इसके IBS के जो सिम्टम होते हैं वो लोगों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला सिम्टम है एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स, यानी पेट में दर्द होना और क्रैम्प्स, यानी मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उनको क्रैम्प्स आते हैं पीरियड्स के दौरान, तो ये एक कॉमन सिम्टम है किसका, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। दूसरा इसका जो कॉमन सिम्टम है वो है ब्लोटिंग, यानी पेट का फूल जाना। तीसरा इसका सिम्टम है वो है एक्सेस गैस, यानी पेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सेस गैस का बनना। तीसरा है इसका कॉमन सिम्टम डायरिया, यानी दस्त लगना भी इसका कॉमन सिम्टम है। उससे नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, यानी अगर किसी भी पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन भी एक कॉमन सिम्टम हो सकता है। उससे नेक्स्ट है म्यूकस इन स्टूल, यदि किसी भी पेशेंट को या किसी भी मेल या फीमेल को अगर स्टूल में म्यूकस आ रहा है तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है किसका, IBS का। दोस्तों इसका लास्ट है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट, कहने का मतलब ये है जब भी हम पॉटी करते हैं तो पॉटी करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पेट अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। यदि किसी व्यक्ति को बार बार या किसी को मतलब
पॉटी करने के बाद संतुष्टि नहीं होती या भी ऐसा महसूस होता है कि अब भी मतलब स्टूल आने वाला है या फिर स्टूल आने का मन है या फिर पॉटी करने का मन है, तो ये भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एक कॉमन सिम्टम हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ आईबीएस, यानी आईबीएस के कौन कौन से टाइप होते हैं। दोस्तों सबसे पहला है आईबीएस सी, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सी स्टैंड फॉर कॉन्स्टिपेशन, यानी आईबीएस सी होता है कॉन्स्टिपेशन इज द मेन सिम्टम। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट है आईबीएस डी, जिसमें डी स्टैंड फॉर डायरिया, यानी डायरिया होता है जो वो क्या होता है आईबीएस का मेन सिम्टम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आईबीएस एम, यानी बोथ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया ऑकर अल्टरनेटली, यानी कभी डायरिया हो रहा है और कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये दोनों मेन सिम्टम होते हैं किसमें, आईबीएस एम में। लास्ट एंड फाइनल जो टाइप है वो है आईबीएस यू, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यू, जिसके अंदर क्या होता है कि सिम्टम्स डू नॉट फिट क्लियरली इनटू एनी कैटेगरी, यानी जो ये तीन कैटेगरी हैं जिसमें फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, सेकंड है डायरिया और थर्ड है कॉन्स्टिपेशन प्लस डायरिया। तो जो फोर्थ वन है उसमें अगर इनमें से तीनों में से कोई सा भी सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, आईबीएस यू की कैटेगरी में आ जाता है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं बात डायग्नोसिस की, यानी अगर किसी भी पेशेंट को आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है तो डॉक्टर किन किन डायग्नोसिस को एडवाइस या फिर प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की क्या देखेगा, मेडिकल हिस्ट्री चेक करेगा, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन देखेगा और तीसरा है उसके सिम्टम को क्लियरिफाई करेगा कि पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम हो रहे हैं और उनके बिहाफ पे क्या करेगा, वो उनके डायग्नोसिस को एडवाइस करेगा। तो इसमें सबसे पहला है ब्लड टेस्ट डायग्नोसिस में, यानी सबसे पहली जो कौन सी जांच होगी, ब्लड टेस्ट की जांच होगी। नेक्स्ट वन है स्टूल टेस्ट, यानी स्टूल की जांच होगी जो डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। तीसरा है कोलोनोस्कोपी, यानी कोलोनोस्कोपी भी डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। और चौथा जो टेस्ट है या डायग्नोसिस है वो है फूड इंटॉलरेंस टेस्ट, यानी पेशेंट को कौन कौन से फूड से एलर्जी है ये टेस्ट डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर सकता है या फिर पेशेंट के लिए एडवाइस दे सकता है इस टेस्ट को कराने के लिए। फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फूड्स दैट ट्रिगर आईबीएस, यानी ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं जो आईबीएस को ट्रिगर कर सकते हैं। सम फूड्स कैन वर्सन सिम्टम्स, यानी बहुत से ऐसे फूड होते हैं जो इनके सिम्टम्स को बहुत ही ज़्यादा वर्स कर सकते हैं। सबसे पहला है स्पाइसी फूड, यानी अगर किसी पेशेंट ने स्पाइसी फूड खा लिया तो वो भी आईबीएस को ट्रिगर कर सकता है। दूसरा है फ्राइड फूड, यानी तले हुए भोजन। तीसरा है कैफीन, यानी जिन फूड्स में या फिर जिन बेवरेजेस में कैफीन की मिलावट होती है वो भी क्या कर सकते हैं, आईबीएस को ट्रिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है अल्कोहल, यानी अल्कोहल भी आईबीएस को ट्रिगर कर सकता है। उससे नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट, जिनमें मिल्क और बहुत सारे अदर फूड्स आज शामिल हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के बाद डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। आप बहुत से लोगों को अपने आसपास पूछ कर देखिए, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको मतलब डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बीन्स एंड कैबेज, यानी बीन्स में हम दालों को रख सकते हैं और राजमा को रख सकते हैं, छोले को रख सकते हैं और फलियों वाली सब्जी को रख सकते हैं। यानी ये भी ऐसी बहुत से जो सब्जियां होती हैं, बीन्स होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, आईबीएस को ट्रिगर कर सकते हैं। जिसमें क्या क्या है, राजमा, लोबिया, छोले, दालें और फलियों वाली सब्जी और कैबेज मतलब पत्ता गोभी, यानी ये ऐसी चीज़ होती हैं जो आईबीएस को ट्रिगर कर सकती हैं। दोस्तों नेक्स्ट है रिड्यूस। दोस्तों नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, यानी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाए जाते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, आईबीएस को ट्रिगर कर सकते हैं। आजकल तो आप देखते हो कि बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, पेप्सी होती हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बेवरेजेस होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल जो जूस होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या मिलाया जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाए जाते हैं। और इनको कंज्यूम करने के बाद किसी भी पेशेंट को क्या होती है, आईबीएस जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। मतलब ये ऐसे फूड हैं और ऐसी बेवरेजेस हैं, लिक्विड हैं जो आईबीएस को ट्रिगर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है
कॉम्प्लिकेशन, यानी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जो IBS को कॉज कर सकती हैं। IBS यूजुअली डज नॉट कॉज सीरियस इंटेस्टिनल डैमेज बट इट कैन अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय कॉजिंग, यानी अगर किसी पेशेंट को IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है तो वो इंटेस्टाइन को परमानेंट डैमेज तो करता नहीं है, लेकिन जिस इंसान को IBS हुआ है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर किसी पेशेंट को IBS हो जाता है तो जो सबसे पहला उसके अंदर सिम्टम देखने को मिलता है या फिर जो उसको कॉम्प्लिकेशन करता है वो क्या होता है? स्ट्रेस। दूसरा है स्लीप प्रॉब्लम, और तीसरी है एनेक्सिटी, और चौथा है सोशल एम्बेरसमेंट, और पांचवा है रिड्यूस डेली प्रोडक्टिविटी। यानी अगर किसी पेशेंट को या फिर किसी भी इंसान को अगर स्ट्रेस हो जाएगा तो उसकी ऑटोमेटिक जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एनेक्सियस हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। अब जो एनेक्सियस हो जाए तो वो सोशल एम्बेरसमेंट फील करेगा, यानी लोगों में जाने से घबराएगा या फिर अपने आप को मतलब अकेला रखना ज़्यादा पसंद करेगा। जिससे क्या फ़र्क होगा, मतलब जिससे क्या इम्पैक्ट होगा उसकी लाइफ पे? उसकी जो डेली जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इसमें दोस्तों नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, यानी जो IBS का ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है। दोस्तों इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है या परमानेंट क्योर है वो तो फ़िलहाल फुल्ली नोन नहीं है, बट इसके सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। जिसमें फर्स्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी इसके ट्रीटमेंट को हम कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें तो वो भी हमारे क्या होते हैं? IBS को ठीक करने में फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तीसरा है डाइटरी चेंजेस, यानी अगर हम अपने फूड में हाई फाइबर डाइट ऐड करें, एनफ वाटर मतलब ड्रिंक करें और अवॉइड करें ट्रिगरिंग फूड को, तो ये भी क्या कर सकते हैं? IBS में यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सकते हैं। तीसरा है दोस्तों मेडिसिन, यानी डॉक्टर मेडिसिन्स को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, जिनसे क्या है IBS के ठीक होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसमें डॉक्टर एंटी डायरियल मेडिसिन एडवाइस कर सकता है, लैक्सेटिव एडवाइस कर सकता है, प्रोबायोटिक एडवाइस कर सकता है या फिर एंटीपैस्मोडिक ड्रग्स एडवाइस कर सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है जो वो है प्रिवेंशन टिप्स, यानी कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन कौन से ऐसी सावधानियां हैं जिनको हम ध्यान में रखकर IBS से बच सकते हैं। सबसे पहला है ईट मील्स ऑन टाइम, यानी अपना भोजन हमें समय पर करना चाहिए। अवॉइडिंग ओवर ईटिंग, यानी बहुत ज़्यादा हमें खाने से बचना चाहिए, मतलब ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। तीसरा है इसमें रिड्यूस स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस को रिड्यूस करके भी हम इससे बच सकते हैं। तीसरा है एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें मतलब डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो भी ठीक रहेगी, हमारा जो मेंटल फिटनेस है वो भी ठीक होगी। अगर हम मेंटली फिट होंगे तो हम फिजिकली भी फिट हो जाएंगे, अगर हम फिजिकली फिट होंगे तो हम मेंटली भी फिट हो जाएंगे। तो ये सारे क्या हैं? प्रिवेंशन टिप्स हैं। किसके लिए? IBS के लिए। नेक्स्ट जो प्रिवेंशन टिप्स है वो है कीप ए फूड डायरी, यानी कौन कौन से हम फूड कंज्यूम करने हैं, कौन कौन से फूड हमें अवॉइड करने हैं, इसके लिए हम एक डायरी बना सकते हैं। ये भी एक प्रिवेंशन टिप्स है। नेक्स्ट है ड्रिंक एनफ फ्लूइड्स, यानी बहुत ज़्यादा हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख के भी हम IBS से बच सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों IBS एंड मेंटल हेल्थ, यानी IBS और मेंटल हेल्थ में क्या कनेक्शन है। स्ट्रेस एंड इमोशनल प्रॉब्लम कैन वर्सन IBS सिम्टम्स, यानी जो स्ट्रेस है और जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो क्या कर सकती हैं? IBS को मतलब बद से बदतर कर सकती हैं। द ब्रेन एंड गट आर क्लोजली कनेक्टेड, यानी जो हमारा इंटेस्टाइन होती हैं और जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? गट ब्रेन एक्सिस, यानी इसको हम गट ब्रेन एक्सिस भी डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों व्हेन टू सी ए डॉक्टर, यानी हमें कब एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर हमें IBS हो जाता है, तो मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनसे हम मतलब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सीक मेडिकल हेल्प इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, यानी हमें अगर ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं तो हमें
तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिनमें सबसे पहली प्रॉब्लम है वेट लॉस। अगर किसी भी पेशेंट को IBS हो गया है और उसका पर मतलब रैपिडली वेट लॉस हो रहा है तो हमें एक डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, यानी मस्ट इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर के पास जाना। अगर किसी भी पेशेंट का या किसी भी व्यक्ति का जिसे IBS हुआ है अगर उसका वेट लॉस हो रहा है तो। सेकंड वन है ब्लड इन स्टूल, यानी अगर किसी की पॉटी में ब्लड आ रहा है तो ये भी मतलब एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइन है किसका, IBS का। नेक्स्ट है दोस्तों सीवियर एब्डोमिनल पेन, यानी अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो ये भी वो कंडीशन होती है कि जिसके देखकर हमें तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों फीवर। उससे नेक्स्ट है परसिस्टेंट डायरिया, यानी बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया है, फीवर हो गया है। और नाइट टाइम सिम्टम, अगर किसी को नाइट में बहुत ज़्यादा IBS के सिम्टम आ रहे हैं तो ये वो कंडीशंस होती हैं जिनको हमें मतलब देखकर तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों इसके कंक्लूजन को। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज़ ए कॉमन बट मैनेजेबल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यानी जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो एक क्या है, कॉमन यानी सामान्य क्या है, बीमारी है। बट मैनेजेबल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम नियंत्रित या फिर मैनेज कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऐसा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। ऑल्दो इट कैन अफेक्ट डेली लाइफ, मतलब जो IBS है वो किसी भी इंसान की क्या कर सकती है, डेली लाइफ को प्रभावित कर सकती है, मतलब अफेक्ट कर सकती है। प्रॉपर डाइट यानी सही खान पान, स्ट्रेस कंट्रोल एंड मेडिकल केयर कैन ग्रेटली इम्प्रूव सिम्टम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी सही खान पान और मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिकल हेल्प, इन सभी को मतलब ध्यान में रखकर इसके जो लक्षण हैं उसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा IBS का टॉपिक। अगर ये आपको टॉपिक मतलब समझ आया और अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी हुई है, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट है जो छूट गया है या फिर कोई भी ऐसी मतलब आपने कोई भी ऐसी चीज़ मतलब देखी है जो आप इसको ऐड करना चाहते हो इसमें, तो आप अपने कमेंट्स में मतलब कोई भी सुझाव दे सकते हो। अगर मेरे पास कोई भी गलती हुई है तो उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो दिन पे दिन बनाते रहेंगे अगर आप हमें सपोर्ट करोगे। और सपोर्ट आपको कैसे करना है, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।